नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि भाई एग्ज़ाम जो एआईबी का एग्ज़ाम जो आपका 10 दिसंबर को होने की संभावना है, उस एग्ज़ाम को अगर एग्ज़ाम हॉल में अगर हम देखें तो कैसे हैंडल करना पड़ेगा। थोड़ा सा अलग एग्ज़ाम है क्योंकि हमें डायरेक्ट ले जाने की आज़ादी है और सारे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। और थोड़ा सा ढूंढने में लोगों को टाइम लग जाता है कि भाई बेयर एक्ट से हम कैसे आंसर निकालें। तो थोड़ा सा मैं अपना जो टिप्स है वो देना चाहूँगा आपको अगर अच्छी लगती है तो आप ये फॉलो कर सकते हो। अगर आपका अपना पैटर्न है, आप जिस तरीके से एग्ज़ाम देते आ रहे हो वैसे ही करना चाह रहे हो तो वो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो सबसे पहले आप कोई भी एग्ज़ाम करते हो तो मैं तो यही सलाह देता हूँ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कीजिए, क्योंकि आपको पैटर्न पता लगता है एग्ज़ाम का कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये हमें पता लगता है। तब हम प्रीवियस ईयर करते हैं। तो प्रीवियस ईयर आप कोई प्रीवियस ईयर बुक से कर लो या कोई यूट्यूब पे वीडियोस देख के कर लो। मैंने अपनी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर सारा जो सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर है एआईबी का एग्ज़ाम का वो सारा मैंने करा रखा है। लगभग 1500 से क्वेश्चन है, तो वो आप आराम से बैठ के सारा कर सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें देख के, वो आपकी इच्छा, कहीं से भी करना चाहो। एक बार जब कर रहे होते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो मैं जब भी अपने वीडियोस करा रहा था तो मैं साथ ही साथ बताता था कि भाई अपना बेयरैक्ट लेके बैठो और जितने भी सेक्शन है, जो भी आर्टिकल्स वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन में करा रहा था तब, तो भाई अपने बेयरैक्ट में साथ ही साथ मार्क करके चलो, पेंसिल से हल्का सा टिक लगा लो, ताकि आप ढूंढते भी हो ना तो आपकी निगाह फ्रंट में बिल्कुल तुरंत से लग जाए कि हाँ भाई यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। और मान लो अगर आपको सेक्शन या आर्टिकल पता भी नहीं चलता है तो अगर आप अपना बेयरैक्ट अगर पन्ने पलटोगे तो आपको पता लग जाएगा भाई ये वाले सेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्या पता मेरा जो आंसर है वो इसी में छुपा हो। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जहाँ पे आपको पता ही नहीं होगा कि भाई कौन से आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ लिया इसने, कौन से सेक्शन से पूछ लिया, तो उसमें आपको पूरा बेयरैक्ट खंगालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि मार्क कर लो छोटा मोटा, ताकि आपको फायदा रहे। और प्रीवियस ईयर अगर आप कर लोगे, जितना मैंने एनालाइज किया है, 60 से लेकर 70% क्वेश्चन आपके सेम कंसेप्ट पे होंगे और 30 to 40% क्वेश्चन तो रिपीट ही हो जाएंगे एज इट इज। तो कोई बड़ी बात इसमें है नहीं, एग्जाम कोई हार्ड था नहीं। मैंने अपने जो आज से 1-1.5 महीने पहले जो स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था एग्जाम कुछ हार्ड है नहीं। 45 मार्क्स चाहिए आपको जनरल कैटेगरी और ओबीसी वालों को, और जो SC ST है उनको 40 मार्क्स चाहिए। तो कोई बड़ी बात है नहीं, अपन कर लेंगे। थोड़ा सा भी अगर आपने LLB में पढ़ा है, लेकिन कुछ बच्चों का रह जाता है तो थोड़ा सा उनको देखने की जरूरत है। तो देखिए, एग्जाम हॉल में जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो जब भी आप क्वेश्चन पेपर अटेंड करते हो तो आपको ये सामने दो ही कंडीशन आती है कि भाई आपको क्वेश्चन आता है या क्वेश्चन नहीं आता है। दो ही कंडीशन है, या तो यू नो द आंसर एंड यू डोंट नो द आंसर। जहाँ पे आपको आंसर पता है आप कर लेते हो और आगे बढ़ लेते हो, तो उसको अपने क्वेश्चन पेपर पे मार्क कर लो और बाद में OMR पे बाद में टिक करेंगे, साथ के साथ मत करना, टाइम वेस्ट होगा। फिलहाल के लिए अपने पेपर पे उसको मार्क कर दो और आगे बढ़ जाओ। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसके बारे में हम यहाँ पे डील करते हैं, क्योंकि मेन बात उसी की है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो वहाँ पे देखो 3 सिचुएशन बनती है। पहली सिचुएशन ऐसी है कि ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर आपको बेयर एक्ट में मिलेंगे नहीं, आंसर्स नॉट अवेलेबल इन बेयर एक्ट। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वो होंगे जहाँ पे आपसे किसी केस का रेशियो पूछ लेगा कि भाई इसका रेशियो क्या था, इस केस का फलाने केस में क्या था रेशियो, या फिर कोई रेशियो दे देगा और पूछ लेगा कौन से केस में ये बात कही गई थी, या फिर कोई डॉक्ट्रिन से क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर टोर्ट्स के सारे क्वेश्चन है, उस टोर्ट्स का कोई बेयरैक्ट होता नहीं है। ठीक है, और मुस्लिम लॉ के जो भी आपके डिवोर्स के रिगार्डिंग जो भी मतलब फैक्चुअल क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस हो गए। और भी बहुत से कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे डेफिनेशन के रिगार्डिंग कुछ पूछ लिया उसने जो बेयरैक्ट में है ही नहीं, तो भाई वो फिर आपको क्या, आपने डीपली स्टडी करी है तभी तो वो कर पाओगे। बुक्स वगैरह अलाउड होती नहीं, ओनली बेयरैक्ट अलाउड है, वो भी बिना कमेंट्री वाले। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको बेयरैक्ट में मिलेंगे नहीं। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें कुछ नहीं करना है, साथ के साथ मार्क करते चलना है और आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि हमें पता है भाई हमें आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हमारे पास कोई चांस नहीं है कि हम इसको देख के कर सकेंगे बाद में। तो इसको साथ के साथ मार्क करके आगे बढ़ो, जैसा भी आपको लगता है सही अप्रोप्रिएट आंसर वो आप करके चलो। एक दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि आपको पता है कि भाई ये क्वेश्चन बेयर एक्ट में मिलेगा और बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मैं जब अपनी वीडियो करा रहा था प्रीवियस ईयर की, तो मैं साथ ही साथ बताता था आपको, देखो इसके अंदर कैसा क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे इसके अंदर कि आपसे पूछ लेगा कि भाई कोई चीज़ दे देगा और बोलेगा कि भाई एक चीज़ कौन से सेक्शन में लिखी हुई है, 4 सेक्शन दे देगा। तो आपको करना क्या, आपको चारों सेक्शन खोल के देखना है कि हाँ भाई कौन से सेक्शन में ये बात लिखी गई है। लिमिट हो गया ना आपको ढूंढने का स्कोप। बस आप केवल इन 4 सेक्शन में फोकस करोगे कि भाई सेक्शन 17 देखना है, 18 देखना है, 20 देखना है, 21 देखना है, इन 4 सेक्शनों में से आपका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आप तुरंत कर सकते हो देख के बेयर में से। या फिर क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि भाई सेक्शन 17 से पूछ लेगा, सेक्शन 17 में ये बात लिखी गई है, कोई बात उसमें से छोड़ देगा, कह देगा ये क्या चीज़ थी, वो नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। तो यानी आपको सेक्शन 17 खोलना है और अपने वो 4 ऑप्शन वहाँ से चेक कर लो, सेक्शन 17 अच्छे से पढ़ लो। मतलब आपको ज़्यादा बेयर को खंगालने की जरूरत पड़ेगी नहीं। या फिर आपके डेफिनेशन क्लोज के क्वेश्चन हो गए,
क्योंकि डेफिनेशन क्लोज के मैंने क्वेश्चन बताए थे जो सेक्शन 2 या 3 में मिलता है बेयर एक्ट के, वहाँ पे आपका इंडेक्स में देखोगे तो बस केवल यही लिखा रहता है सेक्शन 2 डेफिनेशन या सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लोज। तो फिर अगर आप मेन आप जो बेयर एक्ट खोलोगे तो उसमें आपको देखना पड़ेगा जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज होते हैं, तो वहाँ से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देखोगे कि 15 से 20 क्वेश्चन आपको डेफिनेशन क्लोज से ही मिल जाएंगे कि भाई फलाने डेफिनेशन में क्या कहा जाता है कि डीलर की मतलब क्या होता है, मोटर व्हीकल एक्ट में डीलर क्या होता है, ओनर क्या होता है, ऐसे ही आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है सीआरपीसी में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो यानी आपका जो डेफिनेशन क्लोज है वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं तो तुरंत अपना सेक्शन 2 या 3 खोलो और अपना आंसर मार्क करो। तो ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है। जो क्वेश्चन इजीली हो जा रहे हैं बेयर एक्ट से, आपको पता लग रहा है कि भाई हो जाएंगे, तो वो आप अपने साथ के साथ मार्क करते चलो। फिर जो थर्ड सिचुएशन बनती है वो ये बनती है कि भाई आंसर आपको पता है बेयर एक्ट में है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि भाई कौन से सेक्शन में है या फिर कौन से शेड्यूल में से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि शेड्यूल से भी क्वेश्चन आ रखे हैं। या फिर आपको लग रहा है कि भाई मैं इसको मैं देख के पढ़ूंगा तो मेरा हो जाएगा, लेकिन मुझे टाइम लगेगा। फिलहाल के लिए आप उन क्वेश्चंस को स्किप कर दो, उसको अपन करेंगे सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में यानी 1.5 घंटे में हम ये कोशिश करेंगे कि हम 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर ले, और उसमें से यही 2 प्रकार के क्वेश्चन हम करेंगे। एक तो जो ऐसे क्वेश्चन जो हमें बेयर एक्ट में आंसर नहीं मिलेगा, और एक ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर इजीली बेयर एक्ट में अवेलेबल है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब बात ये आती है हम बेयर एक्ट को जल्दी से कैसे पढ़ें। देखिए बेयर एक्ट आप ये तो है नहीं एग्जाम हॉल में जाके आप 30वां खा बन जाओगे उस दिन। अगर आपने पहले से थोड़ा बहुत अगर बेयर एक्ट को पढ़ना आता है आपको, तो आपको पता होगा इंडेक्स का काफ़ी बड़ा यूज़ होता है। इंडेक्स को देख के फिर आप मेन जो पैराग्राफ का जो मेन बेयर एक्ट का सेक्शन है वहाँ पे आते हो, फिर वहाँ से आप डीपली स्टडी करते हो उसको, फिर आप अपना आंसर मार्क करते हो। वरना क्वेश्चंस ऐसे भी आ रखे हैं बेयर मतलब AIB एग्जाम में कि डायरेक्ट जो सेक्शन की हेडिंग है वो उसी से वो मतलब क्वेश्चन आ गया है, डीपली अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इंडेक्स से ही हो जाएंगे। ठीक है, तो इंडेक्स पे आप फोकस करना। कोई भी अगर आपको आंसर देखना है बेयर एक्ट में से, तो इंडेक्स पे आना। पहले जो फर्स्ट की 3 4 5 10 पेज होते हैं उसमें अपना देखो इंडेक्स पे कौन से सेक्शन में ये बात लिखी गई है। कीवर्ड्स पे फोकस करना, कीवर्ड पे आपकी ध्यान रहना चाहिए और निगाहों में से निकालना आना चाहिए। मैं जब वीडियोस बना रहा था तो मैं बार बार बोलता था कि बेयर एक्ट को खंगालने की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एग्जाम हॉल में दिक्कत आती है बच्चों को, कई बच्चों को। सबसे बड़ी बात यह है जो मैंने आपको बताया था कि भाई वीडियो देखोगे, कोई भी आप प्रीवियस ईयर कोई भी बुक से आप अगर प्रीवियस ईयर कर रहे हो तो वहाँ पे अपना इंपॉर्टेंट सेक्शन मैं मार्क कर लेना, क्योंकि यही आपको एंड में बहुत काम आएंगे। आपको देख लेना एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आपको लगेंगे हाँ यार ये मैंने मार्क किया हुआ था इसलिए मुझे जल्दी से मिल गया। तो ये आप करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। डेफिनेशन क्लोज का मैंने आपको बता दिया कि डेफिनेशन क्लोज में बस एक चीज़ थोड़ा सा कैच यहाँ पे यही है डेफिनेशन क्लोज का, कि डेफिनेशन क्लोज में आप देखोगे कि सारी जो डेफिनेशन होती है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होती हैं। तो आप ये मत करने लग जाना कि पी से कुछ पूछ लिया है तो पी का शुरुआत से ही देख रहे हो, तो पी का अपना देखते जाना कि पी से पहले क्या आता है, एन आता है ना, NO के बाद ही आपको पी का जो डेफिनेशन वही मिलेगी। तो थोड़ा ऐसे ऐसे करके फास्ट चेक करना, ये नहीं कि ए से शुरू करने बैठ के भाई कहाँ है कहाँ। कुछ बच्चों को ये चीज़ थोड़ी सी लगता है पता नहीं होता, लेकिन मैं सबके लिए बता रहा हूँ भाई, मेरा काम ये है कि हर एक बच्चे को बराबर देख के कराना। बाकी कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि बेयर एक्ट मुश्किल से 3 या 4 बेयर एक्ट लेके जाएंगे, जो बड़े बड़े हैं, CPC का हो गया, CRPC का हो गया, सारे सेक्शन याद नहीं कर सकते, वो 3-4 बेयर एक्ट लेके जाएंगे और अपना पेपर कर देंगे यार, वो 1.5-2 घंटे में ही करके आ जाएंगे, 60-70 उनके नंबर आ भी जाएंगे। लेकिन आप सबको देख के मत चलो, आपको ये देखना होना चाहिए कि मेरी कितनी तैयारी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लानिंग करो। उसके बाद क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं एग्जाम हॉल में कि बेयर एक्ट को ऐसे रख देंगे भाई, ऐसा कबाड़ सा पूरा बना के रख देंगे मार्केट टाइप में, भाई पता ही नहीं चलता कि भाई मेरे को ये बेयर एक्ट चाहिए। मान लो मेरे को लिमिटेशन एक्ट का क्वेश्चन आ गया, लिमिटेशन एक्ट में से मुझे क्वेश्चन निकालना है, अब मैं इतनी देर में से तो यही ढूंढ रहा हूँ मेरा लिमिटेशन एक्ट वाला बेयर एक्ट है कहाँ पे भाई, वो तो नीचे ऊपर पता नहीं कहीं छुप गया। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा उसको सिस्टमेटिकली अरेंज करके चलो, ताकि आपको पता हो कि भाई मेरे को अभी IPC की क्वेश्चन ऐसे तो आएंगे नहीं कि भाई एक बार IPC के क्वेश्चन आ गए तो 8 के 8 क्वेश्चन IPC के आ गए, ऐसे नहीं आएंगे। मिक्स क्वेश्चन आएंगे कि भाई आपके 2-3 क्वेश्चन IPC के आ गए, फिर अब IPC का क्वेश्चन आपको 50वें नंबर पर मिलेगा या फिर क्या पता 70वें नंबर पे मिले, तो आपको बार बार बेयर एक्ट खंगालना पड़ेगा। तो उसको थोड़ा इसी तरीके से रखना। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, जो आपका AIB 18 का जो सिलेबस है उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको अरेंज करना। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन लॉ रखना, फिर IPC रखना, फिर CRPC रखना, फिर CPC और लिमिटेशन रखना, फिर एविडेंस रखना, फिर आपका ADR हो गया, आर्बिट्रेशन एक्ट हो गया, फैमिली लॉ हो गया, फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया। पूरा जो AIB 18 का सिलेबस है उसी सीक्वेंस पे रखना, ताकि आपको आइडिया होगा एक मेंटली कि मान लो मेरे को भाई IPR का क्वेश्चन आ गया, तो आपको पता है कि सबसे लास्ट में IPR का सब्जेक्ट था। तो आप बेयर एक्ट अब ये नहीं कि ऊपर से देखोगे। तो ये छोटे छोटे होते हैं आपके, ये सबको पता होता है टिप्स वगैरह, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं आइडिया होता है। तो मैंने थोड़ा बता दिया कि ये भी चीज़ फैक्टर करती है, क्योंकि एग्जाम में 3 घंटे ही मिलेंगे आपको। अब वो 3 घंटे आप अपना बेयर एक्ट ढूंढने में निकालते हो या बेयर एक्ट में ढूंढने में निकालते हो, दोनों में डिफरेंस है, तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना।
ठीक है। फर्स्ट हाफ जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, तो भाई आपको 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चंस कवर कर लेने हैं, और उसके अंदर आप देखोगे तो आपको 60 से 70% क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। जो भी मैंने आपको टिप्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करोगे तो ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको छोड़ो। ये एग्ज़ाम कोई मेरिट बेस एग्ज़ाम नहीं है कि भाई जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे उसको कुछ अलग से सर्टिफिकेट मिलेगा। सबका सर्टिफिकेट सेम होगा, बस आपको यही है 45 नंबर लेके आने हैं किसी ना किसी तरीके से। अगर आप ये करोगे तो 60 से 70 क्वेश्चन आपके हो गए, इसमें से मान लो 55 भी क्वेश्चन आपके ठीक हो गए, 50 से 55 क्वेश्चन भी ठीक हो गए, तो आप क्वालिफाई हो गए। अब अपनी स्टेबिलिटी आ गई आपके पास आराम से। अब आप 10-15 मिनट में बिल्कुल आराम से, क्योंकि लोग क्या करते हैं देखिए, होता है गलती हो जाती है, समझिए आप मेरी बात को। एग्ज़ाम की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, 3600 रुपये फ़ीस है, तो इसलिए जल्दबाजी ना करना। OMR में जो आप भरोगे वही आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। कुछ लोग OMR भरने में ही गलती कर देते हैं, इसीलिए आराम से टाइम लेके 10-15-20 मिनट आराम से आप उसको फील करो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आपको पता है कि भाई मेरा क्वालिफाई तो हो ही जाएगा, 60-70% क्वेश्चन आप कर चुके हैं, और लगभग सारे वही क्वेश्चन करें आपने जो मोस्ट ऑफ द 80-90% करेक्ट ही होने हैं, तो आपको दिक्कत वाली कोई बात है नहीं, आपको क्वालिफाई हो चुका है। उसके बाद जो आपके 30-40-45% क्वेश्चन बचते हैं, उनको आप जो आपके 70 से 75 मिनट बचे हैं उसके अंदर आराम से अटैम्प्ट करो, और जो इस सेकंड हाफ में जो आप क्वेश्चन करोगे इनको साथ की साथ अपने OMR पे मार्क करते चलना, वरना बाद में एकदम से मार्क करोगे जल्दबाजी में तो ऊपर नीचे गलत कर दोगे। इस सेकंड हाफ में जो क्वेश्चन करोगे वो अपने साथ के साथ पैरेलली OMR शीट पे मार्क करते चलना, ठीक है। और एट द एंड अगर मान लो इस आप जो सेकंड हाफ में क्वेश्चन कर रहे हो, 30 से 40-45 क्वेश्चन आपके रह गए थे, उसमें से आपको 20 क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। कंडीशन मान लो ये है कि 20 के ही आपको आंसर मिले, 20 के नहीं मिले, और अब बचा है टाइम 15 से 20 मिनट बची है, तो आप क्या करो, सारे के सारे मार्क करके आओ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, छोड़ के कुछ नहीं आना है। और मोस्ट ऑफ द ये चीज़ है कि भाई लोग ये सोचते हैं भाई 45 नंबर चाहिए मुझे, तो वो 50-60% सिलेबस कवर करके जाते हैं। ऐसा नहीं, एटलीस्ट आप 80% सिलेबस कवर करके जाओ। कुछ टॉपिक्स हैं वो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि इसके अंदर सारा सिलेबस पूछा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं हर कोई बच्चे ने अपने LLB में ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हों। जैसे IPR हो गया आपका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, साइबर लॉ हो गया, इनकम टैक्स भी लोग कम ही पढ़ पाते हैं, ठीक है, पढ़ते तो हैं लेकिन इतना सीरियस होकर नहीं पढ़ते हैं। तो कुछ लोगों का CPC भी थोड़ा दिक्कत, हाथ टाइट रहता है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं सारा कवर नहीं करूँगा, तो अपना एटलीस्ट 75 से 80% सिलेबस के प्रीवियस ईयर कर लेना, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। और एग्ज़ाम अगर छूट जाएगा तो टेंशन वाली कोई बात है नहीं, 2 साल में निकालना होता है, अगली बार फिर निकाल देना, निराश होने की कोई बात है नहीं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।